हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो आज का वीडियो फिर से गाइस हाइपर एक्टिविटी के ऊपर है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे बच्चे के केस में अगर मेरे लिए सबसे बड़ा कोई चैलेंज था तो वो थी हाइपर एक्टिविटी। मेरा बेटा सिवियर हाइपर एक्टिव ऑटिस्टिक चाइल्ड था और डेफिनेटली इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले और जिसकी वजह से आज 9 इयर्स की एज में मेरा बच्चा हाइपर एक्टिविटी से मैं बोलूँगी कि लगभग पूरी तरह से बाहर आ चुका है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैंने इससे पहले हाइपर एक्टिविटी के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सब बहुत अच्छे से समझा है। जो चीज़ें मैंने अपने बच्चे के साथ की हैं जिनसे मुझे बेस्ट रिज़ल्ट मिले हैं मैंने वो शेयर की हैं। तो आप प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं। तो उसमें मैंने एक्चुअली आप सबको साइकिलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं आपको जोर देती हूँ कि अगर आप बच्चा हाइपर एक्टिव है तो साइकिलिंग आपको ज़रूर करवानी चाहिए। मैं क्यों बोलती हूँ गाइज़, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज़ कि मैं जो कुछ भी नॉलेज आप लोगों को देती हूँ या जो कुछ भी मैंने अपने बच्चे के साथ किया है वो सब कुछ उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड है गाइज़। मैं कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करती हूँ जब तक मुझे उस चीज़ का प्रूफ ना मिले कि हाँ वाकई में ये चीज़ हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर काम करती है। तो अगर उसका कुछ प्रूफ है, बैकग्राउंड है उसका साइंटिफिक, तभी मैं उस चीज़ को अप्लाई करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक प्रूफ भी लेके आई हूँ। अगर कुछ लोगों को अगर डाउट है कि साइकिलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसके सपोर्ट में मैं एक पेपर मेरे पास है जो कि मैंने उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के लिए, तब हम लोग एक्चुअली क्या करते थे, आप सबको पता है कि आज से 7-8 साल पहले तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। तो जो कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो गूगल से ही मिलती थी। तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, उनका 8 घंटे का ड्यूटी रहता था गाइज, तो वो तो बच्चे के साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते थे कि वो मुझे प्रिंट करके जो भी ऑटिज़म के बारे में उनको जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती थी, उनको लगता था कि इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, वो उस टाइम पे मुझे प्रिंट ला के देते थे। तो अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल है जिसमें जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों ने अपने बच्चे के साथ अप्लाई की हैं उन सब का मतलब मेरे पास प्रिंट पड़ा रहता है। मैं आज भी उनको पढ़ती हूँ अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम लगे। तो यहाँ से आप श्योर हो जाओ कि जो कुछ भी मैंने किया है, जो मैं नॉलेज दे रही हूँ उसका बाकायदा साइंटिफिक प्रूफ है। तो ये एक रिसर्च पेपर है गाइज, 2011 में ये आया था और उस टाइम मैंने ये चीज़ पढ़ी थी गाइज। और ये है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइकिलिंग एक्सरसाइज ऑन रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ चिल्ड्रंस अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर हाइपर एक्टिविटी के लिए। और इसमें आपको मैं बता भी दूं ये किसका है, स्कॉलर्स रिसर्च लाइब्रेरी। तो इन लोगों ने ये रिसर्च की थी और इनको क्या रिजल्ट मिले थे इसके, द रिजल्ट्स शोड दैट बाइसाइकिल एक्सरसाइज हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ द चाइल्ड्स अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी। तो ये एक्चुअली ये जो रिसर्च होती हैं ये बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर ट्रायल किए जाते हैं गाइस, जिससे क्या होता है कि इनसे जो रिज़ल्ट हम लोगों को मिलते हैं वो इतने ज़्यादा श्योर क्यों होते हैं गाइस। आज आप सब लोगों को पता है कि सारे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि ऑटिज़म जो है वो बहुत सारे डिसऑर्डर का कॉम्बिनेशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चे में जो डिसऑर्डर है वो आपके बच्चे में हो। तो इस तरह से दो ऑटिस्टिक बच्चे भी जो होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं। लेकिन ये जो रिसर्च होते हैं ये बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर ट्रायल किए जाते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट कैटेगरी के ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं और उन सब में अगर ये ट्रायल किया जा रहा है और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो हम लोगों को ये थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ हमारे बच्चों में भी 100% काम करनी चाहिए। तो उस टाइम मैंने इस पेपर से मोटिवेट होके हम लोगों ने बहुत जल्दी अर्नब को साइकिलिंग स्टार्ट कर दिया था और उसके मैं श्योर कर रही हूँ कि इस रिसर्च में जो कुछ भी कहा गया है उससे मैं एग्री कर रही हूँ और मुझे इस चीज़ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो और भी बहुत सारा मैंने फिजिकल हाइपर एक्टिविटी के एक्चुअली 2 पहलू हैं गाइस। एक तो बच्चे की जो एनर्जी है उसको हमें बर्न करना है और दूसरा साइड होता है हाइपर एक्टिविटी का कि हाइपरनेस की वजह से बच्चे के ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो हर वक्त घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा फोकस ही नहीं कर पाता है, अटेंशन ही नहीं दे पाता है
और लर्निंग और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम लोगों को, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो हम लोगों को इन दोनों ही चीज़ों को देखना पड़ेगा और इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो एनर्जी को अगर बर्न करना है हाइपर एक्टिव बच्चे की, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बहुत बनाया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का उस वीडियो पे मुझे मिला है, तो मैं उसका लिंक भी दूंगी, आप प्लीज़ उसको देखिए। और आज मैं बात करूंगी गाइस कि बच्चे के दिमाग में जो थॉट्स हैं, बच्चे का जो दिमाग है, उसको हम लोग कैसे रिलैक्स करेंगे, कैसे काम करेंगे। आप मुझसे पूछते भी हो कि अर्नब का शेड्यूल आपने कैसे बनाया है, तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि मैं किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर देती हूँ और किन चीज़ों को डेली रूटीन में मैं इंक्लूड करती हूँ। तो अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको डिफरेंट वेज बताऊंगी, वो पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, आप लिख के रख लीजिए, उसको डेली लाइफ में इंक्लूड करना है। तो ये भी ऑब्वियसली वी आर नॉट थेरेपिस्ट, वी आर नॉट साइकेट्रिस्ट, ये सारा नॉलेज मैंने उस टाइम गूगल से पढ़ के ये सब चीज़ें मैंने अपने बच्चे पे अप्लाई की थी। और अगर मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो आई एम श्योर आपको भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो अगर आपका बच्चा गाइस हाइपर एक्टिव है तो सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान आपको रखना है गाइस, वो है बच्चे का ब्रेकफास्ट। तो होता क्या है गाइस, हाइपर एक्टिविटी की वजह से बच्चा पूरा दिन घूमता रहता है, जंप करते रहता है। उसको जब भूख लगती है तो वो बोलता नहीं है, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, और जब भूख लगती है तो और भी ज़्यादा हाइपर होता है, वो बोल नहीं पाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन। तो हम लोगों को क्या करना है, डे का जो पहला मील है, हमारा ब्रेकफास्ट है, उसको हमें अच्छे से प्रॉपर देना है। आपको एक हेल्दी डाइट उसमें रखनी है, मतलब आप उस टाइम ये भूल जाइए कि आपको वो ग्लूटेन फ्री वगैरह जो भी डाइट है वो सब फॉलो करना है। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है गाइस, तो उसके लिए आपको प्योर हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें आपको पूरे दिन में थोड़े थोड़े टाइम के बाद, नॉट ओनली उसको जस्ट बड़े लोगों की तरह 3 टाइम आपको खाना देना नहीं, पूरे दिन में आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ खिलाते रहना है, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। उसमें आप फ्रूट्स रखिए, जो मैंने डाइट के ऊपर वीडियो बनाया है उसके ऊपर आप देख सकते हो, कर्ड बहुत ही अच्छी चीज़ होती है गट हेल्थ के लिए। तो जो भी है, जो भी न्यूट्रिशनल फूड है, डाइट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। तो अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आपको फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और हेल्दी से हेल्दी फूड खिलाना है, चिकन, मीट, वटेवर, जो भी हेल्दी आप लोग अफोर्ड कर सकते हो या आपके जो डेली मील में रहता है वो सब आपको देना है। लेकिन बच्चे को थोड़े थोड़े देर के बाद वो आपको कुछ ना कुछ खिलाते रहना है, ज़्यादा गैप नहीं डालना है उसमें, ताकि वो भूख महसूस ना करे और भूख की वजह से वो और ज़्यादा हाइपर ना हो। ऐसा नहीं है, ये उल्टा होता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर उसका पेट खाली है तो वो कम हाइपर होगा। नो, अगर भूख लगती है तो उल्टा होता है, और ज़्यादा हाइपर होते हैं बच्चे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है डीप ब्रीथिंग। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चे को डीप ब्रीथिंग सिखाना। टाइम लगा, बहुत टाइम लगा था मुझे। मैं स्टार्टिंग से भी आपको बोलती आ रही हूँ कि मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, लेकिन विद प्रैक्टिस बच्चे सीख जाते हैं। आपको डेली 15 to 20 मिनट्स उसको अपने सामने बिठाना है और उसको डीप ब्रीथिंग करने के लिए बोलना है। स्टार्टिंग में तो बच्चे को यही पता नहीं चलता है कि कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, तो आपको फिंगर से बताना है कि नोज से, लिप्स बंद एंड नोज से। तो मैं तो क्या करती हूँ, बीच में अर्नब को मैं मेडिटेशन में बीच में ओम बुलाती हूँ एक्चुअली। थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करने के बाद मैं भी उसके साथ में करती हूँ ताकि वो थोड़ा मुझे देख सके। फिर 3 टाइम मैं उसको ओम बोलने को बोलती हूँ, क्योंकि ओम शब्द का जो बोलते हैं ना इफ़ेक्ट है हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ 3 टाइम ओम बोलने के बाद उसको मैं थोड़ा सा आइज़ बंद करके 5 मिनट्स के लिए बिठाऊंगी। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे नहीं बैठते हैं या आइज़ खोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीज़ आ जाती है। और फिर उसके बाद फिर से मैं उसको बोलूँगी डीप ब्रीथ 3-4 टाइम, फिर से मैं उसको डीप ब्रीथ कराऊंगी, खुद भी करूँगी। फिर से मैं उसको ओम 3 टाइम्स रिपीट करवाऊँगी, ओम। तो आप देखेंगे ओम वर्ड से
कितनी वाइब्रेशन जाती है, मतलब पूरे ब्रेन में जाती है। तो अगर आपको ओम वर्ड नहीं बोलना है तो आप सिंपली बच्चे को डीप ब्रीथ करने के लिए बोल सकते हैं। 3-4 टाइम्स के लिए आप डीप ब्रीथ करवाइए। उसके बाद थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि बच्चा आइज़ बंद करके थोड़ा रिलैक्स होके बैठे। तो ये ऐसा होता है, पता नहीं अर्नब को कुछ टाइम के बाद मे भी उस चीज़ से ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि शांति महसूस होने लगी। वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से करने लगा। पहले पहले वो हंसता था या मस्ती करता था तो मुझे डिफ़िकल्ट हो जाता था, लेकिन मैंने वो चीज़ कैरी ऑन की क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है एक्चुअली मेडिटेशन करना। लेकिन बाद में वो पूरी तरह से मुझे फॉलो करने लग गया। अब वो बहुत कम होता है कि वो आइज़ खोलेगा, ऐसे नहीं तो वो चुपचाप पूरा सेशन बैठेगा 15-20 मिनट पूरा मेडिटेशन करेगा। तो इस चीज़ से क्या होता है, बच्चे का जो थॉट्स हैं वो थोड़ा सा ब्रेन कुछ देर के लिए वो ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये मेडिटेशन आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो वो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा तो कर ही नहीं सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप स्टार्ट कर दोगे अर्ली स्टेज में या आपका बच्चा बड़ा हो गया है, अगर इस चीज़ को करने में आप कामयाब हो जाते हो तो ये थ्रू आउट द लाइफ आप कर सकते हो। और इस चीज़ के रिमार्केबल रिज़ल्ट हम लोगों को मिलते हैं, आपको भी मिलेगा और आपके बच्चे को भी मिलेगा। तो इस चीज़ को आप धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर दो, टाइम के साथ बच्चा इस चीज़ को सीख जाएगा। तो डीप ब्रीथिंग जो है वो हाइपर एक्टिविटी में बच्चे के ब्रेन को रिलैक्स करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है वॉकिंग। वॉकिंग नॉट ओनली इसलिए ही नहीं है कि बच्चे का हमें एनर्जी बर्न करना है, वॉकिंग से आप देखोगे आप भी जब वॉकिंग करते हो तो आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हम लोग फील करते हैं। अगर हम किसी स्ट्रेस में हैं, अक्सर हम लोग जब किसी तनाव में होते हैं तो हम बाहर निकल जाते हैं, वॉकिंग करने लगते हैं। तो वॉकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो हमें सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि एनर्जी ही बर्न करना है बच्चे का, हमें ये भी कोशिश करनी है कि उसका ब्रेन जो है वो रिलैक्स रहे। तो वॉकिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है और ईजी चीज़ है। शाम को आप भी निकल जाइए और बच्चे को भी अपने साथ ले जाइए, तो ये एक्चुअली हमारे दिमाग को भी शांत रखता है। तो आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैं कैसे शांत रहती हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें इंक्लूड करती हूँ जो मुझे भी इजी हो करने के लिए, जिनका बेनिफिट मुझे भी हो और मेरे बच्चे को भी हो। तो हम लोग डेली वॉकिंग करते हैं। अर्नब 2 टाइम्स वॉकिंग करता है, एक बार मेरे साथ शाम को जाएगा और एक बार रात को अपने पापा के साथ जाता है। तो दोनों ही पेरेंट्स के साथ उसको टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि दिन में तो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है मेरे हस्बैंड का। तो रात को मैं ये अकेले जाते हैं दोनों, रात को मैं रिलैक्स करती हूँ, ये दोनों जाते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे गाइस, इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से अगर अर्नब में कोई यूनिक चीज़ आई है तो वो है अर्नब की सोशलाइजेशन। अर्नब का जो ब्रेन रिलैक्स रहता है वो हर वक्त थोड़ा सा खुश रहता है, थोड़ा चंचल सा रहता है, सबको थोड़ा मतलब प्यार भी बहुत करता है। ये सब चीज़ें एक्चुअली ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ना, इन्हीं का रिज़ल्ट है। मैं बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को देखती हूँ तो बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों में वो जो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं आई हैं जो मेरे बच्चे में है। ये डिफरेंस मैंने देखा है। सोशलाइजेशन जो है वो अर्नब में थोड़ा सा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑटिस्टिक किड्स। तो मुझे लगता है कि ये सारा इफ़ेक्ट जो है वो इन्हीं चीज़ों का है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो की हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास आगे पॉइंट आता है गाइस कि बच्चे को आपको बोर नहीं होने देना है। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और बच्चा बोर हो रहा है, आप उसको पूरा दिन ऐसे ही छोड़ के रखते हो, कुछ नहीं करवाते हो, तो भी हाइपर एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। और बच्चे का ब्रेन अगर और भी ज़्यादा अगर उसमें डिस्टर्बेंस रहेगी, रिलैक्स नहीं होगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इन हाइपर एक्टिव बच्चों को संभालने के लिए। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें कि जैसे जब तक आप एक्टिविटी उसको करवा रहे हो, कुछ लर्निंग करवा रहे हो तो ठीक है, बाकी का टाइम जब आपको काम करना है तो बच्चा क्या करेगा? तो उस टाइम पे वो फिर से जंप करेगा? नो, उस टाइम पे आपको ऐसा ख्याल रखना है कि जो उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो वो अकेले कर सकता है, वो चीज़ें आपको देनी हैं। या फिर कई बार आपको बच्चे को अपने साथ ही इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो काम आप कर रहे हो उसी में करवाने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा उसको काम देते रहो। तो ये ध्यान रखो कि बच्चा बोर ना हो। वो ऐसा ना हो कि खाली टाइम है तो उसको फिर से जंप करना है। ये चीज़ हम लोगों को करनी ही नहीं है। पूरा दिन हम उसको इस तरह से रखेंगे कि उसको
वो लोनलीनेस, उसको वो जंप करने का मौका ही ना मिले। तो थोड़ा थोड़ा काम हम लोग उनको देते रहेंगे, जैसे सॉर्टिंग वगैरह, ये मैचिंग वगैरह है, ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं। बहुत सारे चना राजमा उसके मुंह के सामने रख दो, बच्चे इंजॉय भी करते हैं और सॉर्टिंग भी करते हैं। कुछ ऐसा आप सोच सकते हो जिससे कि बच्चे की बोरियत ना हो। एंड नेक्स्ट है रूटीन। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बोलती आ रही हूँ कि अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है या फिर सिंपल ऑटिस्टिक है तो रूटीन जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है गाइस। ये चीज़ मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी और मैंने स्ट्रिक्टली उस चीज़ को अप्लाई किया था। मैं हमेशा उसकी लर्निंग के लिए एक तो मैं उसका एक फिक्स शेड्यूल बना के रखती हूँ, उस शेड्यूल को मैं कभी चेंज नहीं करती हूँ। उससे क्या होता है कि उनके दिमाग में पहले से ही वो चीज़ चली जाती है कि अब मुझे ये करना है, अब मेरा ये करने का टाइम है। तो उससे क्या होता है, वो इस चीज़ को अपोज कम करते हैं और आपको कोऑपरेट करते हैं उस चीज़ के लिए। उसका सुबह का फिक्स टाइम होना चाहिए ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट के बाद आप क्या करवाते हो, अगर ब्रेकफास्ट के बाद आपको थोड़ा सा उसको फ़ोन देना है तो 15-20 मिनट्स के लिए आप उसको जस्ट फ़ोन दे दो। उसके बाद आप फिर से उसको क्या करवाओगे, नेक्स्ट आप थोड़ा सा वो आपको पूरा, अब मैं अगर अपना शेड्यूल में आपको बताऊं तो सुबह ना वो क्या करता है, उठ के वो उसकी क्लासेस लगती हैं, तो उसके बाद वो क्लास लगाने के बाद 2 क्लास लगाने के बाद फिर उसका जो नहाना धोना रहता है, उसका सब ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको फ़ोन देती हूँ। वो मुझे पूछता नहीं है, वो सीधा ब्रेकफास्ट खाएगा, वो सीधा चला जाएगा फ़ोन के पास, फ़ोन ऑन करेगा, फ़ोन सुनेगा। तब तक मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगी। जब मेरा ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ अन्ना फ़ोन रख दो, वो रख देता है फ़ोन, आ जाओ अभी हम लंच बनाएंगे। तो वो सीधा आता है, फिर हम लोग लंच की थोड़ी सी तैयारी करते हैं, तो उसमें वो गार्लिक वगैरह छीलता है, सारा सामान मेरा हेल्प करता है, बर्तन वॉश करने में भी मेरी हेल्प करता है, वो उसमें मैं इन्वॉल्व कर देती हूँ। या फिर मैं उसको कुछ पजल्स वगैरह हैं वो सब काम फिनिश करने को बोलूँगी, वो सारा काम फिनिश करता है अपना पजल्स वाला सब कुछ। उसके बाद क्या होता है, उसके पापा आते हैं, बीच में अगर टाइम बचता है तो उसका मैं गाने का प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसमें भी वो एंजॉय करता है। फिर लंच वगैरह होने के बाद मैं उसको पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ। 2 से 4 बजे तक उसका एकेडमिक होमवर्क पढ़ना सब फिनिश हो जाता है। 4 बजे के बाद फिर उसका दूध, सब कुछ दूध पीना है, दूध देती हूँ मैं शाम को उसको, दूध बिस्किट खा के थोड़ा सा, मैं बोल रही हूँ आपको भूख, उनको अब ऐसा ना हो कि उनको भूख महसूस हो, तो शाम को फिर से मैं उसको बाहर, उसको जाना है, साइकिलिंग करना है, स्लाइड पे जाना है, तो उसको फिर से खाने के लिए कुछ मैं दूंगी। फिर हम लोग निकल जाते हैं ग्राउंड में, 1-1.5-2 घंटा हम लोग साइकिलिंग, ग्राउंड, झूला, स्लाइड, ये सब होता है। आने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स बैठ जाता है, फिर वो आटा लेगा, आटे से खेलते रहेगा। टीवी में मैं कुछ कार्टून भी लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा देखेगा, और फिर हम लोग डिनर वगैरह बना के, डिनर के बाद वो फिर से पापा के साथ वॉकिंग करने के लिए चला जाता है। तो पूरे दिन का शेड्यूल आप देखो तो फिक्स है, ना उसको प्रॉब्लम है ना मुझे प्रॉब्लम है, मुझे भी पता है क्या करना है, उसको भी पता है क्या करना है। तो ये रूटीन आपको पूरा बना के रखना है, अपने हिसाब से बना के रखो। और एक मैं ये भी आपको बोलूँगी कि अगर आप बच्चा हाइपर एक्टिव है तो एक फिक्स प्लेस ही बनाना है, वहीं बिठाना है, हर रोज़ वहीं बैठाना है, और वहीं पे आपको लर्निंग एक्टिविटीज़ करवानी है। बच्चे को दिमाग में थोड़ा सा मैसेज चला जाता है कि ये प्लेस पे मैं लर्निंग करता हूँ, तो थोड़ा सा वो कोऑपरेशन करना जो है वो ईजी हो जाता है। एंड नेक्स्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया कि म्यूज़िक, जब भी आप लर्निंग करवाते हो या आप कुछ नहीं करवा रहे हो, बच्चा आप अपना काम कर रहे हो या बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक जो है वो आप पूरा दिन बजा के रखो। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए। इसके लिए मैंने आपको ऐप भी बताई थी, YT म्यूज़िक, बहुत ही अच्छी ऐप है, बहुत अच्छे, उसमें हर तरह का डिफरेंट तरह का म्यूज़िक है, वो आप यूज़ करो। इस चीज़ के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं गाइस। एंड नेक्स्ट है तो आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए। सबसे पहला पॉइंट था ब्रेकफास्ट, वो आपको बहुत ही अच्छा सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी रखना है, और पूरा दिन भी आपको जो बच्चे का खाना है उसको हर टाइम के बाद, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आपको कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। हेल्दी फूड खिलाइए ताकि उसकी अगर एनर्जी बर्न भी होती है तो उसका जो बॉडी है वो पूरा हेल्दी रहे। और दूसरा मैंने आपको बोला था डीप ब्रीथिंग, एंड थर्ड वॉकिंग। और दूसरा है कि बच्चे को बोर नहीं होना देना है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड कीजिए ताकि बच्चे का माइंड जो है वो एक्टिविटीज़ में लगा रहे। और दूसरा है रूटीन। नेक्स्ट है रूटीन, आपको उसका पूरा बना के रखना है। म्यूज़िक आप बैकग्राउंड यूज़ करोगे।
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं गाइज वो जो आपको डेली लाइफ में पूरा मतलब इन्वॉल्व करने हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए इन चीज़ों को। तो मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे इस चीज़ के, तो आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट इस चीज़ के मिलेंगे। और आई थिंक मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सारा नॉलेज मैंने अपने से मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये सारी मेरी डिस्कवरी नहीं है गाइस। ये जो कुछ भी है ये बुक्स में लिखा है, ये रिसर्च में मैंने इनके रिज़ल्ट देखे हैं और वहीं से मोटिवेट होके मैंने इन चीज़ों को अपने बच्चे की लाइफ में इंक्लूड किया था और यहीं से मुझे हेल्प हुआ था उसके ऑटिज़म को समझने में। हाँ बेटा आ रही हूँ, जाओ आप बैठो। पोटी आई है उसको आज उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ उसका पता नहीं। मैं वॉशरूम में थी और बाहर से किसी ने पत्थर से उसका साइकिल तोड़ा और उसने देख लिया और एकदम से भाग के आया, मम्मी अंकल ने पत्थर से गाड़ी तोड़ दिया। वो उसको फर्स्ट टाइम एक्चुअली ऐसा हुआ कि उसने अपनी फेवरेट चीज़ को टूटते हुए देखा तो वो एकदम मेरे पास भाग के आया। तो ये भी एक मेरी लाइफ में एक नई चीज़ है कि एकदम से मुझे इन्फॉर्म किया कि किसी ने मेरा पत्थर से साइकिल तोड़ दिया। और जब मैं बाहर आई तो वाकई में साइकिल नीचे गिरा था और साथ में एक पत्थर था। थोड़ा सा सैड हो गया है वो। तो आई थिंक गाइस बेझिझक इन चीज़ों को आप डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए, डेफिनेटली आपको वो बेनिफिट मिलेंगे जो आप मेरे बच्चे में देखते हो। और डेफिनेटली बच्चा रिलैक्स रहेगा, उसका बॉन्डिंग आपके साथ अच्छा होगा। जैसे अर्नव हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है इमोशनली, हमारी पूरी की पूरी कमांड्स वो फॉलो करता है अभी तो 9 ईयर की एज में आके। तो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को आप डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ के बेनिफिट मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।